गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज के क्लास में कुछ न्यूमेरिकल पहले देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा हम लोग थ्योरी भी पढ़े हैं, जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ लिए हैं, उस पर भी सवाल नहीं बताए थे, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़े हैं, उस पर भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है और इन टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो NCERT का है, क्वेश्चन नंबर 20। Calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में है कि एक इलेक्ट्रॉन का आपको वेवलेंथ निकालना है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसके पास मास है। जिसके पास मास है, अगर उसका वेवलेंथ निकालना है, इसका मतलब कि यहां पे आपको डी ब्रोगली इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन ही था जो कि मास और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन दिया था। तो क्वेश्चन अगर पढ़ें तो आप डेटा लिख सकते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ पता करना है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। किसका वेवलेंथ पता करना है? तो एक इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अगर वर्ड यूज कर दिया तो आपको उसका मास खुद लिख देना है। इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है इस स्पीड से 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मास और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली इक्वेशन में, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। यहां पर मास को रखना है किलोग्राम में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। अगर ये दोनों हम लोग SI यूनिट वाला यूज कर रहे हैं तो ये h का वैल्यू भी SI यूनिट में यूज करेंगे जो कि जूल सेकंड में था। सारा वैल्यू पुट करेंगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, और ये मास हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और वेलोसिटी हो गया 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब 10 टू द पावर को एक तरफ कर दें, 6.626 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 2.05। ऊपर में आप देख रहे हैं कि 10 टू द पावर -34 है, ये -31 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +31 हो जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -7 हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो 0.35 आएगा, और ये -34 -7 ये हो गया -41 और 31 उसमें जोड़ देंगे तो आएगा 10 टू द पावर -10। वेवलेंथ का यूनिट SI यूनिट होगा मीटर, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं। ये आपका हो गया वेवलेंथ। क्वेश्चन में यही था कि वेवलेंथ निकालिए उस इलेक्ट्रॉन का जो कि इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेवलेंथ इतना आएगा। इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन IIT में बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन अब ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि डिफरेंट स्कूल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट the number of waves
formed by an electron. Find out the number of waves formed by an electron formed during one complete revolution in a third orbit. क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में, ये हुआ तीसरा ऑर्बिट, पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट, कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में अगर एक बार कंप्लीट चक्कर लगा लिया, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, कोई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले, एक बार कंप्लीट चक्कर लगा ले, तो वो कितना वेव बनाएगा? क्योंकि आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, अगर वो घूम रहा है तो जिसके पास भी मास है अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसमें वेव नेचर भी होगा। तो वेव नेचर होगा मतलब कि ये वेव टाइप से घूमता होगा। तो क्वेश्चन यही है कि थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन एक बार पूरा चक्कर लगा लेगा तो वो कितना वेव बनाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। यहाँ पे आपको थर्ड ऑर्बिट की जगह पे सेकंड ऑर्बिट कर देगा, फोर्थ ऑर्बिट कर देगा, फिफ्थ ऑर्बिट कर देगा। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप हमेशा ये करिएगा कि सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखिएगा mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखिएगा। ये फॉर्मूला कहां से आया वो ब्रैकेट में लिखिएगा। ये फॉर्मूला आया फ्रॉम बोर्स पोस्ट्यूलेट्स। बोर साहब का जब एजम्पशन लिखवा रहे थे तो आखिरी एजम्पशन लिखवाए थे कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। पहले तो ये लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है कि 2π को यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं और mv को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2π को यहां शिफ्ट कर दिए, r को छोड़ दिए और ये जो mv है उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। 2πr को आप लिख सकते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन किया तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 2πr जो कि हुआ सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है। तो 2πr के जगह पे वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लिख सकते हैं जिसमें r आपका रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट है। तो तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर लगा रहा है तो इसको वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लिख देंगे 2πr को। थर्ड ऑर्बिट है तो n के जगह पर 3 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्बिट पूछेगा तो यहां पर 4 रखेंगे। क्वेश्चन में सेकंड ऑर्बिट पूछेगा तो यहां पर 2 रखेंगे। h/mv के जगह पे लैम्डा लिख सकते हैं। ये हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन में पढ़े हैं। ये हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन में पढ़े हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन बराबर 3 लैम्डा। 3 लैम्डा का मतलब हुआ 3 वेव, क्योंकि लैम्डा का मतलब होता है लेंथ ऑफ वन वेव। तो 3 लैम्डा तो लेंथ ऑफ 3 वेव। इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा थर्ड ऑर्बिट में तो वो कितना वेव बनाएगा, तो 3 वेव बनाएगा। तो इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर और, व्हाट विल बी द wavelength of a ball of mass 100 gram
मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए पहले। उसके लिए क्या कीजिए कि आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए, उसके बाद पहले आप खुद से डेटा लिखिए, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, तब फिर आप फॉर्मूला लिखिए। जब आप बना लें उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है। क्वेश्चन में है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। बॉल जो खेलने वाला बॉल होता है उसका आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है। तो बॉल के पास तो अपना मास है, आपको पता है कि बॉल का अपना मास होता है, लेकिन बॉल का वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेवलेंथ पूछ रहा है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट। जिस बॉल का वेवलेंथ पूछ रहा है उसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम का बॉल है। अब जिसके पास मास है अगर उसका वेवलेंथ पूछ रहा है तो यहां तो डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगा। डी ब्रोगली इक्वेशन जो कि फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम भी। उसके बाद ये बॉल का आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल घूम रहा है। अब आप ये बात समझिए, स्टार्टिंग में भी बताए हैं जब ये डी ब्रोगली इक्वेशन पिछले क्लास में बताए थे कि यहां अगर आप SI यूनिट यूज कर रहे हैं तो सब SI यूनिट, अगर ये CGS यूनिट यूज कर रहे हैं तो सब CGS यूनिट। जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, SI यूनिट है, तो इसको भी SI यूनिट में रखेंगे, मतलब केजी में रखेंगे। तो 100 ग्राम को अगर आप केजी में चेंज करिएगा तो 0.1 केजी होगा, क्योंकि ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 हो जाएगा। H का वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। नीचे मास रखेंगे 0.1 केजी। वेलोसिटी रखेंगे, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 को 0.1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है तो इतना मीटर का इसका वेवलेंथ होगा। अगर कोई 100 ग्राम का बॉल इतने स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ पूछ रहा था, वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लिए, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन मूविंग विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन मूविंग विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। ये सब बहुत आसान और जरूरी क्वेश्चन है। इसमें छोटा छोटा ट्रिक छुपा हुआ है, अगर आप नहीं जानते रहिएगा तो छूट जाएगा एग्जाम में। जैसे आपसे मास पूछ रहा है, किसका मास पूछ रहा है? तो फोटोन का। फोटोन पे एक दिन चर्चा हुआ था। फोटोन के बारे में बताए थे कि फोटोन क्या है, तो लाइट का एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। अगर लाइट का पार्टिकल है तो उसका वेलोसिटी देगा नहीं, आप लाइट का स्पीड आपको यहां रखना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट का स्पीड होगा वही फोटोन का स्पीड होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन मूविंग विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। मतलब फोटोन में वेव नेचर है, उसका वेवलेंथ दिया हुआ 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये इसको हम मीटर में चेंज कर दिए बस इसलिए ताकि सबको SI यूनिट में रख पाए। ये SI यूनिट में है तो ये भी SI यूनिट में है। इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा वो भी SI यूनिट में आएगा, जो कि किलोग्राम होगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम भी। आपसे पूछ रहा है मास, तो मास को अगर यहां करेंगे तो लैम्डा को नीचे कर देंगे,
तो m इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा इंटू भी। h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई लैम्डा आपको दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। उसके बाद ये जो वेलोसिटी है वो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब 10 टू द पावर जो भी है उसको एक तरफ कर दें, 6.626 डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 3, 10 टू द पावर -34 है। 8 अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, -10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +10 हो जाएगा। जो भी 10 टू द पावर है अगर ऊपर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। ये सब आपको पता होगा पहले से। 6.626 इसको अगर गुना करेंगे तो आएगा 10.8, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, ये हो गया -42 और ये हो गया +10 मतलब -32। अब इसको अगर 10.8 से अगर डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने पे आएगा 0.6135 इंटू 10 टू द पावर -32 kg। आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, चाहे तो यही छोड़ दें, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है नंबर्स बिटवीन 1 to 10, मतलब इसको 1 से 10 के बीच का नंबर बनाना है। तो 6.135, तो अगर डेसिमल को इधर शिफ्ट किए हैं तो 10 टू द पावर 1 डिजिट शिफ्ट किए हैं तो 10 टू द पावर -32 की जगह पे हो जाएगा ये -33। चलिए इस बात को भी नोट कर लीजिए। एक बात बता रहे हैं, जैसे फॉर्मूला अभी के क्वेश्चंस में हम लोग लगा रहे हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। आप सोच रहे होंगे कि h का यूनिट तो हुआ जूल सेकंड, मास का यूनिट हुआ किलोग्राम, वेलोसिटी हुआ मीटर पर सेकंड, तो इसको कैसे काट दे रहे हैं और काट के यूनिट मीटर लिख दे रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो ये कैसे ऑपरेट किए कि मीटर आ गया। तो इसके लिए आप एक बात समझ लीजिए, जैसे ये जूल है, जूल होता है एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट। वर्क डन बराबर होता है जैसे m इंटू जी इंटू एच, वर्क डन का एक फॉर्मूला है। दिमाग में ये रखिए कि इधर का यूनिट सेम होता है। तो वर्क डन का यूनिट है जूल, यहां पर मास का यूनिट है किलोग्राम, ये है एक्सेलरेशन, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है हाइट, हाइट मतलब मीटर, तो जूल को आप लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर को मीटर से गुना किए तो मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकंड स्क्वायर, जूल के जगह पे इतना लिखा जा सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ जूल, तो जूल के जगह पे लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फिर है सेकंड, फिर नीचे डिवाइडेड बाई में आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए कि 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, s का पावर -2 और +1 मिलके हो गया s का पावर -1 और नीचे भी s का पावर -1, तो ये पूरा कैंसिल, तो बच क्या गया मीटर। तो इस तरीके से ये दिमाग में रखिएगा कि वेवलेंथ का यूनिट मीटर आया। ये माइंड में यही रखना है कि जूल को आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। इसको अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक कॉपी पर हेडिंग देंगे, हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये टॉपिक पढ़ने के पहले आपको एक छोटा सा बात और दिमाग में रखना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी।
साइन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। जैसे ये जो हम लोग लिखते हैं या ये जो हम लोग लिखते हैं इसी को बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर कोई आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि इनमें से कौन सही है। तो पहले आपको ये बता दें कि इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं स्मॉलर देन और इक्वल टू। मतलब यहां पर दो दो साइन है, एक है ग्रेटर देन का और एक है इक्वल टू का। दोनों में कोई भी अगर एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर उस रिलेशन को सही कह दिया जाएगा। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 4, तो ये गलत है कि 4 बड़ा नहीं है 4 से। लेकिन नीचे वाला रिलेशन देखिए 4 इज इक्वल टू 4, तो नीचे वाला एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि हाँ 4 बराबर है 4 के, तो ये वाला सही है। दोनों में बोले कि कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो उसको सही बोलेंगे। जैसे 4 इज ग्रेटर देन 0, तो 4 तो बड़ा होता ही है 0 से। अब 4 बराबर नहीं होता है 0 के, तो नीचे वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये भी सही हो गया। बोले कि दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल होगा तो उसको सही बोल देंगे। 0 छोटा है 1 से, सही है। 0 बराबर नहीं है 1 के, नीचे वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 0 छोटा है 1 से, तो ये भी सही है। अब यहां देखिए 3 बड़ा है 5 से, तो नहीं है, 3 बड़ा नहीं है 5 से, ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। और नीचे है 3 इक्वल है 5 के, तो ये भी गलत है। दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसको गलत बोलेंगे। दिमाग में रखेंगे कि ये जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसमें कोई भी एक कंडीशन अगर सही रहेगा तो उसको सही बोल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला रिलेशन गलत है, ये 3 रिलेशन सही है। ये तो हुआ साइन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कि ये हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine, it is impossible to determine exact position and momentum of a moving electron simultaneously, ये थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख दे, simultaneously कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ पता कर लें। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, किसी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं पता कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन पता करते रहेंगे तब तक मोमेंटम गड़बड़ा जाएगा, अगर आप मोमेंटम पता करते रहेंगे तब तक पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इसी अनसर्टेनिटी को हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ नहीं पता कर सकते हैं। केवल एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं, केवल एग्जैक्ट मोमेंटम पता कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। अगर पोजीशन पता करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगा, मोमेंटम पता करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इसी को हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। यहां एक रिलेशन है, जो रिलेशन आपको याद करना होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। यहां पर इस रिलेशन में जो डेल्टा x लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं चेंज इन पोजीशन। यहां ये जो डेल्टा p लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा h/4π के। अब देखिए h आपका वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 तो नंबर है, पाई हो गया 3.14। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कभी किसी का चेंज नहीं करता है तो उसको चेंज साइन के बाहर रखें, h/4π। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। मास को नीचे कर दिए तो ये हो गया, ये रिलेशन हो गया फाइनल। ये फाइनल रिलेशन हो गया हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इस पर आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इतना नोट करने के बाद फिर आप एक क्वेश्चन लिखेंगे। On the basis of Heisenberg uncertainty principle, on the basis of Heisenberg uncertainty principle, so that electron can't exist inside nucleus. On the basis of Heisenberg uncertainty principle, so that electron can't exist inside nucleus. देखिए ऐसे भी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो होता नहीं है, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन है कि इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए, हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए आपको ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए पहले ऐसा करना होता है कि लेट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस, कि मान लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है। क्वेश्चन यही है कि आपको ये हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मदद से ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। तो बोले कि चलो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, ये हुआ एटम, ये हुआ न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो हम लोग जानते हैं कि हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी कर दिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। यहां से डेल्टा v का अगर रिलेशन लिखेंगे तो ये होगा h/4π, मास को नीचे भेजेंगे और ये डेल्टा x को भी नीचे भेजेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो उसका चेंज इन पोजीशन कितना होगा? जितना बड़ा न्यूक्लियस है वो उसी के अंदर तो मूव कर सकता है। जैसे आप अगर किसी रूम में हैं तो उस रूम का जितना साइज होगा आप उसी के अंदर आप मूव कर सकते हैं, अगर आप रूम के अंदर हैं तो अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना पोजीशन कितना दूर चेंज करेगा? तो जितना बड़ा न्यूक्लियस है उतना ही दूर उसका पोजीशन चेंज होगा। तो न्यूक्लियस का साइज आपको लिखवाया गया है 10⁻⁻15 मीटर, ये लिखवाया गया है बोर्स एटॉमिक मॉडल के दरमियान।
बोर्स एटॉमिक मॉडल के पहले बताए हैं रदरफोर्ड मॉडल के समय कि एटम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर और न्यूक्लियस होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। ये हो गया न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका पोजीशन चेंज होगा इतना दूर। तो डेल्टा भी का आपको वैल्यू पुट करना है, मतलब वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब इनमें से सब का वैल्यू आप पुट करने लगिएगा तो ये जो साइन है वो इक्वल का साइन हो जाएगा। ऐसे रिलेशन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन जब आप सब का वैल्यू रख दीजिएगा तब यहां पर इक्वल का साइन होगा। h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 4 हो गया। पाई का वैल्यू हो गया 3.14। यहाँ m का मतलब मास है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। उसके बाद डेल्टा x है, चेंज इन पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका चेंज इन पोजीशन बताएं कि 10 टू द पावर -15 मीटर होगा। अब अगर आप इसी को सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आएगा वैल्यू 5.79 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। अब आप देखिए कि ये जो स्पीड आया, ये स्पीड लाइट के स्पीड से भी कहीं ज्यादा है। लाइट की स्पीड से भी ये ज्यादा स्पीड हो गया, क्योंकि लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। अगर लाइट के स्पीड से भी अगर ज्यादा स्पीड होता इस इलेक्ट्रॉन में तो कोई उसको बाउंड्री कैद करके नहीं रख पाता, इलेक्ट्रॉन उससे टकराता और इसको पेनिट्रेट करते हुए आगे भाग जाता। तो दिमाग में रखेंगे, यहां पर जैसे ही इतना वैल्यू आएगा उसके बाद लिखेंगे कि दिस स्पीड इज मच मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। दिस स्पीड इज मच मोर देन स्पीड ऑफ लाइट विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। दिस स्पीड इज मच मोर देन स्पीड ऑफ लाइट विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस वी कैन से that electron can't exist inside nucleus। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पहले अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। उसमें है कि कुछ आयन आपको अगर दे देगा क्वेश्चन में, जैसे आयन दे देगा Na+2 और आपको बोल देगा कि इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ, कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, पारा मैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है। कोई भी आयन दे देगा Fe+2, Fe+3 और आपसे उसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में पूछेगा कि बताइए इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पारा मैग्नेटिक की डाया मैग्नेटिक। तो अब हम लोग वो सीखेंगे। सबसे पहले कॉपी पर लिखिएगा कि ऑन द basis of magnetic nature, there are two kinds of substance. On the basis of magnetic nature, there are two kinds of substance. Number one, paramagnetic. Number two, diamagnetic. बोले कि मैग्नेटिक नेचर के आधार पे दो प्रकार का सब्सटेंस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक नेचर देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, एक है पारामैग्नेटिक और एक है डायामैग्नेटिक। सबसे पहले जानेंगे कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें लिखेंगे दीज सब्सटेंस आर वीकली attracted towards magnetic field। ये जो सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने वाला होता है। दीज सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। वैसा कोई भी सब्सटेंस जो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जब आप ये डेफिनेशन कभी एग्जाम में लिखिए तो इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वीकली पर। बहुत बच्चा लोग कॉपी चेक करते हैं तो वीकली ऐसे लिख देता है कि वो सब्सटेंस जो सप्ताह में एक बार अट्रैक्ट हो उसको बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये वीक और ये वीक में कंफ्यूज नहीं करना है, दिमाग में रखना है कि आपको कमजोर वाला वीक लिखना है, सप्ताह वाला नहीं। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों को स्पेलिंग में, तो हम सिखा दें आपको। एक बात दिमाग में रखिएगा कि आपको कमजोर लिखना है, तो जिसके पास 2 ई का ताकत है वो कभी कमजोर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक ही ई है तो ये कमजोर हुआ, यहाँ पर डबल ई है तो ये कमजोर नहीं होगा। नहीं तो अगर जहाँ वीक ये वाला लिखें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। खैर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बताएं कि दीज सब्सटेंस या दीज सब्सटेंसेज आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये सब जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इसी में लिखेंगे इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो कि जोड़ा में नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के मदद से सिखाएंगे, अभी आप केवल डेफिनेशन लिखें। दूसरा लिखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक के बाद लिखेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें लिखेंगे दीज सब्सटेंसेज are weakly repelled by magnetic field। ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड से धीरे धीरे दूर भागेगा। इसी में लिख रहे हैं इट कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो जोड़ा में होगा। तो अभी तो केवल डेफिनेशन दिए कि 2 प्रकार का है मैग्नेटिक नेचर के आधार पर सब्सटेंस, एक हुआ पैरामैग्नेटिक, एक हुआ डायामैग्नेटिक। अभी इसके बारे में कुछ और खास बताए नहीं, और बात बताते हैं। एक बात पहले थ्योरी में और बढ़ाएंगे। जैसे अगर 2 आयन है और दोनों ही अगर पैरामैग्नेटिक है, आपको ये कंपेयर करना है कि कौन कम पैरामैग्नेटिक है और कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। तो इसी में लिखेंगे आगे कि एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, extent of paramagnetism is expressed by मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको कि म्यू से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। कौन कितना पैरामैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका होता है √n+2 और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है B.m, बोर मैग्नेट्रॉन। आपको याद रखना है B.m।
यहां पर ये जो n है, n कहने का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर n का वैल्यू 0 आएगा, आप यहां पर 0 यहां अगर आप पुट करके अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो म्यू भी आएगा 0। अगर आप n के जगह पे 1 रखिएगा तो म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.73 आएगा। अगर आप n का वैल्यू अगर 2 रखिएगा तो म्यू का वैल्यू 2.82 आएगा। अगर आप n का वैल्यू 3 रखिएगा तो ये आएगा 3.87। अगर आप n का वैल्यू 4 रखिएगा तो ये आएगा 4.89। अगर आप n का वैल्यू 5 रखिएगा तो आएगा 5.9। ये डिफरेंट n के वैल्यू पे डिफरेंट म्यू का वैल्यू हुआ। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अब हम लोग क्वेश्चन के तरफ चल रहे हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि राइट मैग्नेटिक नेचर, क्वेश्चन आएगा राइट मैग्नेटिक नेचर एंड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ following ions. Write magnetic nature and magnetic moment value of following ions: Fe+2, Fe+3, Zn+2। इन सबों का मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए, जैसे Fe+2 है, आपको इसका मैग्नेटिक नेचर बताना है और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी आयन आपको दिया रहेगा उसका कन्फिगरेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना हम लोग पहले भी सीखे हैं कि किसी भी आयन का कन्फिगरेशन करना होता है तो कन्फिगरेशन हम लोग 2 स्टेप में करते हैं। पहले स्टेप में करते हैं एटम का, दूसरे स्टेप में करते हैं आयन का। तो एटम का जब करना है तो मान के चलेंगे कि चार्ज नहीं है तो 26 इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब आयन का कन्फिगरेशन करना है। चार्ज है +2 तो बाहरी ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। ये इसका आयन का कन्फिगरेशन हो गया। अब लास्ट के 2 में आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखा देना है। जैसे D, तो D में होता है 5 बॉक्स, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंस रूल के हिसाब से। पहले भर रहे हैं अकेले अकेले तो भर दिए 5 इलेक्ट्रॉन। अब छठा भरना है अपोजिट डायरेक्शन में तो छठा भर दिए अपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट के 2 में भरेंगे, उसके इधर नहीं भरेंगे क्योंकि ये सब पूरा फुल फिल्ड ही होता है। लेकिन ये 2 में चेक कर लेंगे। P है तो P में 3 बॉक्स, इलेक्ट्रॉन भरना है 6, 1 2 3। उसके बाद अपोजिट स्पिन में पेयरिंग कर देंगे 4 5 6। अब आप देखिए कि इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि जोड़ा में नहीं है, तो ये सब ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि जोड़ा में नहीं है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 है, इसीलिए इसको बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिख देंगे Nn+2
Bm, ये हो गया 4 + 2 Bm हो गया 4.89 Bm। ये निकल गया मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। इसी तरीके से अब आपको करना होगा Fe+3 में और फिर Zn+2 में। Fe+2 भी बना दिए हैं, Zn+2 पहले बना रहे हैं। Zn+2 का अगर आपको चेक करना है मैग्नेटिक नेचर, तो पहले तो इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 स्टेप में। एटॉमिक नंबर 30 है तो 30 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब चार्ज है +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहरी ऑर्बिट से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। लास्ट के 2 में आप इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कि अनपेयर्ड है कि नहीं। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी भी 10 है। D में 5 बॉक्स, इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं अकेले अकेले, भर दिए ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब फिर भरना है उल्टा डायरेक्शन में, ये सब भर दिए इलेक्ट्रॉन। P में 6 इलेक्ट्रॉन, P में 3 बॉक्स, पहले अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन भरे और फिर पेयरिंग कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ा में ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक नेचर का। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी 0 होगा। इसी पैटर्न पे आप एक अपने से बना लेंगे Fe+3 वाला। तो इतना आप कॉपी पे अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से बातों को समझें, और जहां दिक्कत हो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। आपको वॉइस मैसेज के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा आपको आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।